हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौतिक भूगोल या भू-आकृतिक विज्ञान पार्ट 5 में आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जब बलित पर्वतों में अपरदन के कारण अपनति के स्थान पर अभिनति तथा अवनति के स्थान पर अपनति के निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भ्रंश घाटी। ऑप्शन बी है अपनति घाटी। ऑप्शन सी है अभिनति घाटी। और ऑप्शन डी है उच्चावच प्रतिलोमन। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी उच्चावच प्रतिलोपन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूप्लेट को समवर्धी प्लेट भी कहते हैं? किस भूप्लेट को समवर्धी प्लेट भी कहते हैं? ऑप्शन ए है विनाशी प्लेट को। ऑप्शन बी है रचनात्मक प्लेट को। ऑप्शन सी है रूपांतरण प्लेट को। और ऑप्शन डी है सभी को। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी रचनात्मक प्लेट को कहा जाता है समवर्धी प्लेट भी। ठीक है दोस्तों। तीसरा देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक ज्वालामुखी से संबंधित शब्द नहीं है? ज्वालामुखी से संबंधित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है टफ। ऑप्शन बी है टेफरा। ऑप्शन सी है टूफा। और ऑप्शन डी है लहर। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी टूफा। टूफा दोस्तों यह चूना पत्थर क्षेत्र में स्थलाकृतियों से संबंधित है। ठीक है, न कि ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित विद्वानों में से किस विद्वान ने पर्वत निर्माण से संबंधित डोलन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है क्रोवर। ऑप्शन बी है हाग। ऑप्शन सी है हरमन। और ऑप्शन डी है डाना। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हरमन। हरमन ने पर्वत निर्माण से संबंधित डोलन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का मत है कि भूसन्नतियां लंबे सकरे उथले तथा निरंतर धंसती हुई महासागरीय भाग होती हैं? ऑप्शन ए है क्रोवर। ऑप्शन बी है हाग। ऑप्शन सी है हाग। और ऑप्शन डी है डाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी डाना ने कहा था कि भूसन्नतियां लंबे सकरे उथले तथा निरंतर धंसती हुई महासागरीय भाग होती हैं। ठीक है दोस्तों। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने डेविस के भौगोलिक चक्र को अस्वीकार करते हुए स्थल रूपों के उद्भव एवं विकास की व्याख्या के लिए मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम का प्रतिपादन किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है वाल्टर पिंक। ऑप्शन सी है एलसी किंग। सॉरी, ऑप्शन बी है एलसी किंग। ऑप्शन सी है हैथ एम चोले। ऑप्शन डी है जीके गिलबर्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए वाल्टर पेंक ने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मुख्य रूप से मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस का प्रतिपादन किया है। ठीक है। अगला देखते हैं सातवां। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है?
बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी है। निम्न में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए है स्थलाकृति की विसंगति, ऑप्शन बी है उत्थित संप्रदाय मैदान, ऑप्शन सी है निक पॉइंट और ऑप्शन डी है गोखुर झील। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी गोखुर झील नहीं है। ठीक है, जबकि स्थलाकृति विसंगति, उत्थित संप्रदाय मैदान और निक पॉइंट आपके बहुचक्रीय स्थलाकृति हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? एक कोई सिद्धांत दिया हुआ है, एक कोई प्रतिपादक दिया हुआ है। पहला कह रहा पेनिप्लेन डेविस, ये सही सुमेलित है, डेविस ने दिया था। दूसरा कह रहा है पेडिप्लेन एल्सिकिंग, ये भी सही सुमेलित है। पेनप्लेन जॉनसन, दोस्तों पेनप्लेन जॉनसन नहीं है, क्रिकमे ने दिया है। और ड्रम्फ गिलबर्ट, दोस्तों यहाँ पे दोनों गलत हो गया है। ठीक है, ड्रम्प ने पेंग दिया है ना कि गिलबर्ट दिया, और पेनिप्लेन आपको जॉनसन भी नहीं दिया है, ये आपके क्रिकमे के दिए हैं। थोड़ा गलत बन गया है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे तीसरा और चौथा दोनों नहीं है सुमेलित, जबकि पहला दूसरा सुमेलित है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, जो आपका पेनप्लेन है यह जॉनसन नहीं क्रिकमे का है, और ड्रम्प जो शब्द है यह गिलबर्ट का नहीं है, यह पेंक द्वारा है। ठीक है, पेंक जो मुख्य रूप से लास्ट में, ठीक है, नदी का प्रदन के लास्ट में जो हुआ करती बचती है प्रदन के बाद, उनको मुख्य रूप से जो समतल मैदान उनको मुख्य रूप से पेंक ने ड्रम का नाम दिया है। और उस ड्रम के समतल मैदान पे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं जो अपर्दित नहीं हो पाती हैं, उनको उन्होंने इंसेलवर्ग कहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा जलप्रपात सोपानी जलप्रपात का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए भागवत छाया भागवती प्रपात, ऑप्शन बी है धुआं कुंड प्रपात, ऑप्शन सी है पूर्वा जलप्रपात, और ऑप्शन डी है चचाई जलप्रपात। तो दोस्तों इसमें से जो सोपानी जलप्रपात का उदाहरण प्रस्तुत करता है वो ऑप्शन ए छाया भागवती जलप्रपात। ठीक है, ये दक्षिण भारत की एक नदी है जहाँ पे मुख्य रूप से यह जो जलप्रपात है यह सोपानी प्रकार की जलप्रपात को प्रस्तुत करती है। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 10वां प्रश्न देखने से पहले हम, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। इस पर हम ज्योग्राफी का सभी जो सेक्टर हैं ज्योग्राफी के, सभी सेक्टरों से हम टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराए हैं 20-20 प्रश्नों के, और 20-20 प्रश्नों के ही सभी क्षेत्रों से मैं आपको 5-5 टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें हमने बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है, आप जरूर जाकर देखिए हमारी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, और अपनी तैयारी बनाए रखें। अभी जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं थी उसको स्थगित कर दिया है। बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, बहुत ही दुख की बात है। जो बच्चे तैयारी किए थे उनको तो बहुत झटका लगा है, और खुशी की ये भी बात है कि मालूम चला कि बहुत सारे इसमें गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। तो बच्चों के हित में यह निर्णय लिया गया है योगी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप हार मत मानिए। अगर आप अगर क्वालिफाइड नहीं किए थे तो आपके लिए एक और चांस मिल गया है। अगर क्वालिफाइड किए थे तो आपके लिए बहुत ही दुख की बात भी है। ठीक है, तो अब हार मत मानिए। आपको इस बार जो आप क्वेश्चन किए थे उससे कहीं अधिक करना है आपको। ठीक है, तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक चूना पत्थर में कंदरा या गुफा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है अपघर्षण का सिद्धांत,
ऑप्शन बी है द्वितीय चक्रीय सिद्धांत। ऑप्शन सी है स्थैतिक जल मंडल सिद्धांत। और ऑप्शन डी है जलगतिक क्रिया सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें से जो नहीं है वो है आप ऑप्शन डी जलगतिक क्रिया सिद्धांत। जबकि आपका ये तीनों है अपघर्षण, दो चक्रीय और स्थैतिक जलमंडल। ठीक है। और एक हमारे व्यूअर हैं अजय कुमार जी, जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो देखते हैं और उनको हमारा टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि भगवान आपको आपकी मेहनत और भगवान की दुआ आप जल्दी जॉब पाएंगे। मेरी आपसे और भगवान से मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आपसे अजय कुमार जी, कि आप अपनी तैयारी को बेकरार बनाइएगा, लगातार तैयारी आप अच्छे करते रहिएगा। और मेरी भगवान से भी कृपा यही है कि मैं दुआ भी करूँगा भगवान से कि आपको जल्द से जल्द आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे और पीजीटी हो, चाहे जीआईसी, चाहे जीटीसी हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो या नेट जेआरएफ की कर रहे हो, आप उसमें सक्सेस जल्द पाएँ। ठीक है। और अपनी तैयारी बेकरार रखें। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सी एक सागरीय निक्षेप द्वारा स्थलाकृति नहीं है? निम्न से कौन सी एक सागरीय निक्षेप द्वारा स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए है जियो, ऑप्शन बी है लूप, ऑप्शन सी है तटीय क्लिफ, और ऑप्शन डी है वात क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि सागरीय निक्षेप द्वारा स्थलाकृति है, यहाँ पे नहीं हमने कर दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है होना चाहिए था कि निम्न से कौन से एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रश्न के लिए नहीं की जगह है लिखना है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जियो, लूप, तटीय क्लिफ और वातर क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें से जो निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है, ठीक है, अप्रदानात्मक स्थलाकृति में से निक्षेपात्मक है जो, वह है लूप। लूप जो है सागरीय निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृति है, जबकि जियो, तटीय क्लिफ, वातर क्षेत्र ये आपका प्रदानात्मक है। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दी जल्दी में बनाने में क्वेश्चन। ठीक है। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं, मगर मैं आपको करेक्शन भी करा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न देखते हैं। जर्मनी में छत्रक शिला को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। जर्मनी में छत्रक शिला को किस नाम से जाना जाता है? गारा, गारा, ऑप्शन ए गारा, ऑप्शन बी है बोर्नहाट, ऑप्शन सी है पांग क्यांग, ऑप्शन डी है फिटफिल्सन, फिट्जफिल्सन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी फिट्जफिल्सन कहा जाता है जर्मनी में छत्रक शिला को। ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने एरिजोना प्रांत के बालुका स्तूपों के अध्ययन के आधार पर स्तूपों को 3 वर्गों अनुप्रस्थ, परवलयिक एवं अनुदैर्ध्य में बांटा है? ऑप्शन ए है वेगनार्ड, ऑप्शन बी है हैग, ऑप्शन सी है मिल्टन और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हैग ने बांटा है। ठीक है। हैग ने बालुका स्तूपों को अनुप्रस्थ, परवलयिक और अनुदैर्ध्य में बांटा है। ठीक है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर स्थायी हिम क्षेत्र मिलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है एशिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थायी हिम नहीं मिलते हैं, अस्थायी मिलते हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मालाकार झील बेडेड लेक्स का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है नदी द्वारा, ऑप्शन बी है हिमानी द्वारा, ऑप्शन सी है भूमिगत जल द्वारा और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी द्वारा।
तो दोस्तों बेडेड जो लेक है उसका जो निर्माण होता है वह हिमानी द्वारा होता है। ऑप्शन बी, इसी को कहा जाता है पेस्टनास्टर झील। ठीक है, पेस्टनास्टर झील इसी को कहा जाता है, बेडेड लेक को ही। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है। और 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भूआकृतिक प्रक्रम जलवायु से प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार की जलवायु अपना स्वयं का विशिष्ट स्थल रूपों का समूह उत्पन्न करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि भूआकृतिक प्रक्रम जलवायु से प्रभावित तथा नियंत्रित होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार की जलवायु अपना स्वयं के विशिष्ट स्थल रूपों का समूह उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी है, फ्रांस। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से यह किस भूगोलवेत्ता ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रतिद्वंदी प्रवृत्तियों का प्रतिफल होता है? ठीक है, स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रतिद्वंदी प्रवृत्तियों का प्रतिफल होता है। ऑप्शन ए है जेम्स हट्टन, ऑप्शन बी है विलियम मॉरिस डेविस, ऑप्शन सी है जी के गिलबर्ट और ऑप्शन डी है वाल्टर पेंक। तो दोस्तों ये जो कथन है वह जी के गिलबर्ट का, ऑप्शन सी। उन्होंने कहा था कि स्थल रूपों के निर्माण में दो प्रतिद्वंदी प्रवृत्तियों का प्रतिफल होता है। ठीक है, वो प्रतिद्वंदी हैं आपके इंडोजेनिक फोर्स और बाह्यजेनिक फोर्स। ठीक है, ये दो प्रतिद्वंदी होते हैं। ये कोई निर्माण का कार्य चलता है, आंतरिक भागों जो आंतरिक बल होते हैं उनके द्वारा निर्माण का कार्य चलता है। तो जो बाह्य बल हैं या बाह्य जो क्रियाएं हैं उनका विनाश का कार्य चलता है, उनको उनको अपक्षयन अपर्दन का कार्य करते हैं, उनको इरोजन करने का कार्य करते हैं, उसको समतल करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रतिद्वंदी होते हैं जो इसका प्रतिफल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक पर्वत निर्माण की कितनी घटनाएं पूर्ण हो चुकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक परवार पर्वत निर्माण की 4 घटनाएं हो चुकी है। ऑप्शन बी, इसको हम प्री कैम्बियन, कैलिडोनियन, हर्सियनियन और टर्शियरी में विभाजित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत चक्री विकास की कितनी अवस्थाओं से गुजर चुका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, आपके भारत के भूआकृति विज्ञान से है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत 5 चक्रीय विकास की अवस्थाओं से गुजर चुका है। ऑप्शन सी 5। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस पार्ट का ये आखिरी पार्ट है और इसके बाद हम जलवायु विज्ञान से लेके आएंगे प्रश्न। ठीक है, 5 हम टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अब जलवायु विज्ञान से आएगा, उसके बाद आपका आएगा आपका समुद्र विज्ञान से। ठीक है, उसके बाद जैव भूगोल से आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस भाग का, 5वां भाग का 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पेंग महोदय ने विश्व को कितने आकारजनक प्रदेशों स्थल रूप प्रदेशों में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों पेंग महोदय ने विश्व को आकारजनक प्रदेशों में जो है प्रदेश वो है आपके 5, ऑप्शन बी 5 प्रदेशों में विभक्त किया है। तो दोस्तों ये रहा 20 प्रश्न भौगोलिक या भौतिक भूगोल या भूआकृति विज्ञान का पार्ट 5 का 20 प्रश्न। दोस्तों अगला जो मेरा टेस्ट सीरीज आएगा वह जलवायु विज्ञान से आएगा, क्लाइमेटोलॉजी से, जिसमें हम 20 प्रश्नों को ही सम्मिलित करेंगे। वो भी 5 डेटा आपको टेस्ट उपलब्ध कराएंगे। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी रेगुलर रखिए
अभी देखिए एलटी का सामाजिक विज्ञान का एडमिट कार्ड जारी हो गया, आप अपनी तैयारी भी रखें और जल्द ही जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो जीडीसी और जीआईसी का भी डेट जारी करेगा। और जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन है वो भी अब पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की डेट जल्दी जारी करेगा। ठीक है, अब तो सॉरी दोस्तों, वो तो कैंसिल हो गया। अब नया डेट देगा परीक्षा कराने के लिए, उस पर निर्णय लिया जाएगा कि डेट दिया जाएगा कि कब वो कराएगा, मगर पीजीटी और टीजीटी का वो कराएगा, देखो कब तक कराता है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। इसी तरह से मैं आपको अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।